जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लिए सारे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इसको हम कहते हैं आरसी सर्किट्स, है ना। आरसी सर्किट का मतलब क्या है? आर मतलब रेजिस्टर और सी मतलब कैपेसिटर। इसका मतलब ऐसी सर्किट्स जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ हो और कैपेसिटेंस भी लगा हुआ हो। ठीक है, तो आरसी सर्किट की भावनाओं को समझते हैं। आ जाओ, देखो इधर है ना, यहाँ पे जो सबसे पहला डायग्राम है लेफ्ट साइड में, उस पर ध्यान दो। तुम देखो वहाँ पे मैंने नीचे एक बैटरी लगाई है, ऊपर तुम्हारे पास एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर भी है। क्लियर? तुम याद करो एक चीज़ कि ये जो तुम्हारा सर्किट था, ठीक है, किस सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ? मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूँ। और ऐसे हमने कई क्वेश्चन किए कैपेसिटर चैप्टर में। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और ये, इसमें ऊपर वाली सर्किट ऐसी हो जाएगी अगर मैं ये स्विच क्लोज कर दूंगा ना, ये स्विच है। बट हमने इसके पहले कैसा सर्किट्स पढ़ रखा है ना। हमने कैसा सर्किट पढ़ा है? हमने सर्किट को इस तरीके से पढ़ा है कैपेसिटेंस चैप्टर में, ऐसा। अगर ये बैटरी का ईएमएफ ई है और इसका कैपेसिटेंस सी है, तो तुम्हें पता है ये पॉजिटिव प्लेट पे सीवी चार्ज आ जाएगा, सॉरी सीवी नहीं, सीई चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव प्लेट पे माइनस सीई आ जाएगा ना। अगर मैं इसको वी लिखाऊंगा तो वो प्लस सीवी माइनस सीवी होगा। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। जब तुम इस ई बैटरी से क्या करते हो, इस कैपेसिटर को चार्ज करते हो, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, कोई भी वायर दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कि रेजिस्टेंस ना हो। इसका मतलब ये जो सर्किट तुमने पढ़ा है ना, ये तुमने, इसका नाम होता है स्टेडी स्टेट। ठीक है, इस सर्किट का नाम क्या है? ये स्टेडी स्टेट सर्किट था, या फिर इसी में हम इसको दूसरा नाम देंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर्किट है ये। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब स्विच क्लोज करने के लंबे समय के बाद। ये जब मैं स्विच क्लोज करूंगा, इसका मतलब लंबे समय के बाद क्या हो जाता है, इस रेजिस्टेंस की कोई औकात नहीं रह जाती। तो उस रेजिस्टेंस को सर्किट में ना भी बना, देखो मैंने बनाया क्या, नहीं बनाया ना। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही होगी अभी, बट इस लेक्चर के एंड में तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी तुम्हें बस इतना ध्यान देना है कि ये जो सर्किट हम बनाते थे कैपेसिटर में, है ना, जिसमें हम रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते थे, वो कौन सा होता था? वो स्टेडी स्टेट होता था या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर्किट था। और इसका एक नाम और है, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ये एट टी इक्वल टू इंफिनिटी सर्किट है। लेकिन टी इक्वल टू इंफिनिटी के पहले क्या है ना, ये टी इक्वल टू इंफिनिटी सर्किट, उसके पहले क्या? तो इसके पहले क्या, वही हमें यहाँ पढ़ना है। समझ आई बात सभी को? तो वो सर्किट जो है वो ऐसा कैसे हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ये वाला पार्ट इरेज करते हैं और इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सारा स्टेडी स्टेट क्या है क्या नहीं है वो सब हम लोग कवर करेंगे। देखो ध्यान से ना, मैंने क्या किया, ऊपर देखो क्या लिखा है, एट टी इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे टी इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया, स्विच क्लोज किया। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, मतलब मैंने स्विच को ऐसा क्लोज कर दिया। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सर्किट कंप्लीट कर लिया ना। वो स्विच ओपन था, मैंने क्लोज किया। मुझे बताओ जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा क्या होगा मुझे? तो यहाँ पे ईएमएफ क्या है, 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ई, ये सेम ई है ना, यहाँ भी 0। अब क्योंकि तुमने अभी जस्ट कैपेसिटर लगाया ही है, तो टी इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर में चार्ज नहीं होगा ना, है ना। वो तो चार्ज होगा कुछ देर में, कुछ तो टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में। कितना लगेगा वो भी हम पढ़ेंगे अभी इस टॉपिक में ना। आरसी सर्किट में हमें वो सब पढ़ना है कि कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना समय लगता है, और जब तक में कैपेसिटर चार्ज होता है बीच बीच में क्या चलता है ना सर्किट के अंदर। तो अभी हमने कहानी कहाँ से शुरू की, टी इक्वल टू 0, जस्ट जब हमने स्विच क्लोज किया तो क्या होगा ना। अभी राइट साइड वाले डायग्राम में आऊंगा, पहले इधर देखो। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, Q बाई सी, वेयर Q इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा,
तो अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ भी कितना होगा, जीरो। अब मुझे बताओ इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, E माइनस जीरो हो गया। इसका मतलब इस रेजिस्टर में इस वक्त कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा E माइनस जीरो की वैल्यू E डिवाइडेड बाई R। जस्ट जब मैंने स्विच क्लोज किया तो सर्किट में करंट की जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, E बाई R। अब वो क्या कह रहा है कि इसी सर्किट को तुम ऐसे भी बना सकते हो, इसी सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मतलब मैं वहां कैपेसिटर बनाऊं या ना बनाऊं बात बराबर है। क्यों, मुझे बताओ, अगर मैं इस सर्किट को ऐसा भी बनाता तो भी यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ E, यहाँ जीरो, तो इसके थ्रू करंट की वैल्यू अभी भी E बाई R ही आती ना। समझ आया सभी को? तो मैं सर्किट को ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट व्हाट टाइम, एट t इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि एट t इक्वल टू जीरो कैपेसिटर की जगह हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कनेक्टिंग वायर। तो हम क्या लिखते हैं कि एट t इक्वल टू जीरो, है ना, एट t इक्वल टू जीरो कैपेसिटर कैन बी ड्रॉन एज कनेक्टिंग वायर। तुम उसको कनेक्टिंग वायर की तरह बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है। और दूसरी बात क्या कि जितना करंट कैपेसिटर होता तब फ्लो करता, उतना ही करंट कैपेसिटर के नहीं होने पे भी फ्लो करेगा। इसका मतलब कैपेसिटर की कोई औकात नहीं है। कब, t इक्वल टू जीरो पे। याद रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चल के अभी हम फिर से इस पॉइंट को तुम्हें लिखना है। बट t इक्वल टू जीरो पे जब तुम स्विच क्लोज करते हो तो दिस सर्किट इज सेम एज दिस सर्किट, है ना, बोथ दिस सर्किट्स आर सेम, इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मैं दोनों में से कुछ भी बनाऊं बात एक ही है। मतलब t इक्वल टू जीरो पे मैं कैपेसिटर ड्रॉ करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना चार्ज होगा कैपेसिटर में t इक्वल टू जीरो पे, जीरो। और पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, E बाई R, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पे भी फ्लो कर रही होगी, E बाई R। क्लियर सभी को? तो सर्किट t इक्वल टू जीरो पे तुम्हारे सर्किट में क्या क्या था, एक रेजिस्टेंस था, एक कैपेसिटर था, एक बैटरी थी, एक स्विच था जो ओपन था। तुमने स्विच क्लोज किया, सर्किट में रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, यहाँ भी कैपेसिटर लगा होगा, बट वो ना भी लगा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, हमने उसे बनाया ही नहीं। मतलब पूरा का पूरा करंट फ्लो करता रहेगा, कितना, E बाई R। किस वक्त, एट t इक्वल टू जीरो पे। लेकिन अपने को अब एक बात पता है कि धीरे धीरे क्या होता है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आना चालू होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं एट t इक्वल टू t, मतलब कुछ t सेकेंड्स के बाद, है ना, लेट अस अज्यूम कि मेरा जो कैपेसिटर है इसके ऊपर प्लस q चार्ज आ गया, ठीक है। इधर प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली यहाँ नीचे वाले पे कितना आएगा, माइनस q। अब पोटेंशियल्स की वैल्यू लिखते हैं। ये इसको मैंने जीरो मान लिया, तो ये भी कितना होगा, जीरो, तो ये कितना होगा, E। अब बोलो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, Q बाई सी। तो बोलो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मैं माइनस से प्लस, मतलब ऊपर चढ़ूंगा, कितना, Q बाई सी। तो जीरो से Q बाई सी ऊपर चढ़ा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल Q बाई सी हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया रेजिस्टर के अक्रॉस। रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस क्यू बाई सी हो गया। इसका मतलब करंट कितना हो गया होगा, E माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई R। ये करंट है कब, आफ्टर t सेकेंड्स, किसी भी समय t पे मैंने इसको मान लिया। क्लियर है सभी को? ये मतलब अभी तुम्हारे कैपेसिटर पे कुछ चार्ज Q आया है, ठीक है। अभी जो जो मैं बोल रहा हूँ बस तुम उसे फॉलो करो। जब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा सारी बातें एक साथ क्लियर हो जाएगी तुमको, ठीक है। ये प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q। शुरू में कितना चार्ज था, जीरो, है ना, बट करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर में क्या होना चालू हुआ, चार्ज आना चालू हुआ। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि एक प्लेट से चार्ज इधर आता है, बैटरी वर्क करता है, उसको वापस इस प्लेट पे भेजता है, तो दोनों पे क्या होता रहता है, चार्ज आते रहता है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, ठीक है। तो ये समय t इक्वल टू टी पे है। मुझे बताओ क्या मैं अब यहाँ पे I इज इक्वल टू, है ना, मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू होगा CE माइनस क्यू बाई RC, ठीक है।
और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आई की वैल्यू, मैं आई को लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, सी ई माइनस क्यू बाई आर सी। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्यू वाले सारे टर्म्स एक साथ ले आऊँगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, ये सी ई माइनस क्यू इक्वल टू क्या, डी टी बाई आर सी। अब क्या करना है बताओ, इस डी क्यू को ना ऐसे ना लिख करके हम लोग कैपिटल क्यू लिखना चाहिए ना, क्योंकि हमने चार्ज को एट एनी टाइम क्यू ही माना है। तो मान लो लेटर से मैं इसको कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ ना, ये वाला क्यू भी कैपिटल क्यू कर लेंगे हम, और ये वाला क्यू भी हम कैपिटल क्यू कर लेंगे, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी और डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। चार्ज को हम कैपिटल क्यू मान के चल रहा है एट एनी टाइम टी। अब क्या होगा ये, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट समय शून्य पर जब t जीरो है उस वक्त q कितना था, बोलो इधर वेरिएबल q है ना, ये q ही तो बदल रहा है, पहले जीरो था अब q हो गया। t जीरो पे q कितना था, याद करो पिछला वाला पेज जीरो था, और t इक्वल टू t पे q कितना हो गया है, वो q हो गया है, ठीक है। अब बताओ ये इंटीग्रेशन अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो ये इंटीग्रेशन का मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं इस साइड पहुंच रहा हूँ ना इंटीग्रेशन के लिए, बोलो ये 1/x फॉर्म है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ce माइनस क्यू। अब q का कोएफिशिएंट -1 है तो ये माइनस आएगा आगे यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन होना है 0 से q, ठीक है। इक्वल टू बोलो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और r और c तो कांस्टेंट है तो वो पाई आर सी ऐसे ही रह जाएंगे। क्लियर सभी को ये चीज। अब मैं ये वाला माइनस साइन ना इधर लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वाला माइनस साइन उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस टी बाई आर सी। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें इंटीग्रेशन के लिमिट डालेंगे ना एलएचएस में। तो देखो ध्यान से, पहले तुम q डालोगे तो एलएचएस क्या बनेगा, एलएचएस बनेगा ln ce माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, और क्या करोगे, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं, माइनस है ना, माइनस अब जीरो डालो किसकी जगह, q की जगह, तो क्या होगा ln ce है ना इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ln ce माइनस क्यू बाई ce इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, है ना। ये तुम्हारा पूरा टर्म जिसका तुम्हें लॉग निकालना है। अब वो लॉग का बेस क्या होता है, e, तो बेस टू द पावर आंसर इक्वल टू नंबर, है ना, बेस e टू द पावर आंसर इक्वल टू नंबर। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला लगाऊंगा बैन वाला अपना, है ना, जो लॉग में मैंने तुम्हें सिखाया है, बेस टू द पावर आंसर इज इक्वल टू नंबर, है ना, ये हमने सीखा है ना बैन, बेस टू द पावर आंसर इक्वल टू नंबर। तो बेस यहाँ e है, e टू द पावर आंसर, बोलो e टू द पावर आंसर कितना हो जाएगा, e का पावर माइनस टी बाई आर सी, और नंबर क्या है, नंबर हो जाएगा ce माइनस क्यू बाई ce। क्लियर सभी को ये। अब क्या लिखेंगे, अब इसके आगे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे q की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को अब लिखूंगा ce माइनस क्यू इक्वल टू ce इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो q की वैल्यू क्या आएगी, ce इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। ये है q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। t सेकेंड के बाद हमारे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, इतना चार्ज आएगा। बहुत ही देख करके खतरनाक टर्म लग रहा है, बट इसको सिंप्लीफाई करना ही तो मेरा काम है ना। कैसे तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो q इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं। क्या आया q की वैल्यू आ गई, ये जो q है ना, सेम q, दिस q इक्वल टू सी टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो अभी तो पहले तुम क्या करो, तुम इस q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को अपने पास नोट कर लो, है ना, कि t सेकेंड के बाद ये कितना होगा। अब इसमें क्या करो,
t की वैल्यू 0 डालो, है ना। इसमें क्या करो, t की वैल्यू 0 डालो। मुझे बताओ अगर मैं इसमें t की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या होगा, ये जो टर्म है ये 1 हो जाएगा ना। अब 1 माइनस 1 0, c इंटू 0 0। बोलो q की वैल्यू 0 आ गई ना, समझ आया सभी को। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्या होगा, वही हमारा था भी। अगर तुम t की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी डाल के देखो क्या होता है ना। t की वैल्यू क्या डाल करके देखो तुम वहाँ पे, इन्फिनिटी। बोलो यहाँ पे अगर तुम इन्फिनिटी डालोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, इतना ब्रैकेट वाला, है ना, क्योंकि ये 1/e का पावर t हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो 1 माइनस 0 1 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ce, है ना। q की वैल्यू ce हो जाएगी। तो t इक्वल टू 0 पे q कितना होगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे q कितना होगा, वो कैलकुलेशन यहाँ पे तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको इधर ही लिखते हैं जो अपना एक्सप्रेशन आया था, है ना। एट t इक्वल टू 0 में क्या लिखूंगा, इस q को, और एट t इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या लिखूंगा। तो ये हो जाएगा एट t इक्वल टू 0, q की वैल्यू हो जाएगी 0, और एट t इक्वल टू इन्फिनिटी q की वैल्यू हो जाएगी ce, जो कि q की मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये q की मैक्सिमम वैल्यू क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है शुरू में चार्ज कितना था, 0 था, और धीरे धीरे करके चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। धीरे धीरे करके वैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा चार्ज की जो वैल्यू वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी उस टाइम पे क्या होगा, चार्ज अपना मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, ठीक है। यही चार्ज मैक्सिमम क्यों है वो तुम्हें यहाँ से भी दिखाई देगा। बोलो ये ce किससे मल्टीप्लाइड है, 1 माइनस सम क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है ना। तो मतलब ये हमेशा कितना होगा, ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगा, ce माइनस ce इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी के इक्वल होगा ना। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, मतलब ये हमेशा c से कम ही रहेगा क्योंकि तुम c से कुछ माइनस कर रहे हो। लेकिन जब t इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, जब t इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि तुम जहाँ t की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे, ठीक है। तो उस केस में पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ce, तो वो तुम्हारा q का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे बताओ और क्या चल रहा है इस सर्किट में, देखो ध्यान से, है ना। इस सर्किट में और क्या चल रहा है, करंट की वैल्यू देखो, करंट का एक्सप्रेशन ये देखो। अगर ये Q समय के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो करंट है तुम्हारा, है ना, इसका मतलब ये जो करंट है ये समय के साथ कम होगा ना, है ना। Q अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, वो समय के साथ कम होगा। ध्यान से देखो, जब t इन्फिनिटी हो गया, जब t इन्फिनिटी हो गया तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, उस केस में तुम्हारे Q की जो वैल्यू है वो ce हो गई ना। यहाँ पे Q की जगह ce डालो, देखो I की वैल्यू कितनी हो जाती है ना। डाल के देखते हैं, आ जाओ, है ना। Q की जगह c डालते हैं इस एक्सप्रेशन में। बोलो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा E माइनस Q की वैल्यू ce बाई c डिवाइडेड बाई r। तो बोलो E माइनस ई कितना, 0। मतलब इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम करंट मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं, चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, 0। शुरू में क्या था, करंट मैक्सिमम था। देखो ध्यान से, शुरू में करंट मैक्सिमम था क्योंकि शुरू में करंट की वैल्यू कितनी थी, शुरू में करंट की वैल्यू E बाई आर थी ना। बाद में क्या हो गया, करंट की वैल्यू E माइनस क्यू बाई सी बाई आर हो गई। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा इस पे, ce, जो कि मैंने तुम्हें बताया था, है ना, कि वो कौन से स्टेज में चला जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करके तुम्हें बताया था स्टेडी स्टेट, है ना, स्टेडी स्टेट में चला जाएगा तो उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, ce, जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा है। बोलो यही पढ़ा था ना हमने कैपेसिटर में, कि आफ्टर कि जब एक कैपेसिटर तुम लगाते हो, देखो ना क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, सर्किट बना करके समझाता हूँ तो तुम थोड़ा ज़्यादा समझ पाओगे। जब तुम कोई बैटरी लगाते हो ऐसा E और इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगाते हो तो तुम इसके ऊपर कितना चार्ज बनाते थे, ce बनाओगे ना, इधर प्लस ce और नीचे माइनस ce। तो ये वही कैलकुलेट किया तुमने, यही था जो तुम अब तक बनाते आ रहे थे कैपेसिटर के चैप्टर में। बट उसके पहले इतना कुछ होता है,
समझ आया, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो ये तुम्हें इसमें 2-3 पॉइंट नोट करना है। t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, चार्ज 0 रहता है, करंट मैक्सिमम रहता है, कितना रहता है, E/R, लिख लोगे इस चीज को। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। वो कैसे होती है वो मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिखाई तुम्हें, है ना। करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, कैसे हो जाती है, ऐसे। ये कब का बात है, t इक्वल टू किसका, इन्फिनिटी का। और उस वक्त चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, उस वक्त चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो t इक्वल टू 0 पे जैसे यहाँ q तुमने 0 लिखा है, उसी तरह i कितना होगा वो क्या लिखोगे, E/R, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, I मैक्स। सिमिलरली t इक्वल टू इन्फिनिटी पे q की वैल्यू q मैक्स होगी और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ आया। तो वो सब हमने तुमने प्रूफ करके मैंने तुम्हें दिखा दिया। क्लियर है सभी को। तो ये तुम्हारा बेसिक 2 पॉइंट है कि जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो समय शून्य पे क्या होता है और बहुत देर बाद क्या होता है। ये 2 पॉइंट तुम्हें याद रखना है। ये जो इंटीग्रेशन इतना मैंने किया ये तुम्हें नहीं रटना है, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट को प्रूफ करने के लिए इतना कैलकुलेशन किया हमने। समझ आई बात सभी को। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखो ध्यान से, जैसे जैसे समय बढ़ेगा Q इंक्रीज करेगा और I डिक्रीज करेगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना। एज टाइम इंक्रीजेस Q इंक्रीजेस एंड I डिक्रीजेस। Q बढ़ता जाएगा और I कम होता जाएगा। फिर एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग वायर, है ना। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है, कनेक्टिंग वायर की तरह। क्यों, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। वो हमने इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू तुमने कितनी ली, CE इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस T/RC। तो कैसे हो गया था, तुमने T की वैल्यू यहाँ 0 डाल दी। जब तुम यहाँ T 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा ना, e का पावर 0 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो वैल्यू कितना आ गया, 0। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर एक्ट्स एज कनेक्टिंग वायर। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये वाला पॉइंट 1 बोलूँ इसे, तो पॉइंट 1 के लिए मैं सर्किट कैसा ड्रॉ कर सकता हूँ। पॉइंट 1 में मैं कैपेसिटर ड्रॉ करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ तो हमने पहले वाली स्लाइड में सीखा था, ठीक है। उसी पॉइंट को हम दोबारा से देख रहे हैं क्योंकि अब हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो मैं फॉर्मूले से बात कर रहा हूँ। सेकेंड, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है, ओपन सर्किट। सर इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो करंट किस वायर में फ्लो नहीं करता, मैं तो बता ना, जो वायर खुला पड़ा होगा ना, इसका सर्किट ओपन होगा। तो तुम ऐसा मान सकते हो कि तुम्हारा यहाँ पर कैपेसिटर है ही नहीं, है ना। हम क्या मान सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा। तो हम क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। I 0 होता है, ये अभी हमने प्रूफ करके बताया था ना, कब, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और क्या है, यहाँ पे जो नई चीज़ है, ये दोनों तो हमने पहले भी देख लिया, वो है जनरल फॉर्म ऑफ Q। जनरल फॉर्म ऑफ Q क्या होता है, देखो है ना, अगर मैं Q का इक्वेशन हमने क्या लिखा, हमने लिखा CE इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस T/RC। अब ये जो CE है वो क्या है, ये Q मैक्स है। तो मैं इस Q को क्या लिखता हूँ, Q इक्वल टू Q0, वेयर Q0 इज क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q, जो कब आएगा, t इन्फिनिटी पे, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी। इस RC को ना, ये जो टॉर्क वाला टाउ है उससे डिनोट किया जाता है, टॉर्क वाला टाउ है ना। यहाँ Q0 क्या है, ब्रैकेट में तुम क्या लिखोगे, Q0 है Q मैक्स, या फिर वो करंट जो कब आएगा, इन्फिनिटी टाइम पे। और टाउ को एक नाम बोला जाता है इसका, टाइम कांस्टेंट। यह है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। इसको टाइम कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, ये जो टाइम है और ये इसके डिनोमिनेटर में टाउ है, इन दोनों का जो यूनिट होता है ना वो सेम होता है। मतलब R इंटू सी तुम करोगे तो तुम्हें टाइम का यूनिट मिलेगा। क्यों, ये यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़ा है तुमने।
कोई भी चीज जब पावर में होती है ना, पावर में, एक्सपोनेंट कहते हैं इसको ना, जो पावर में है, वो उसका डायमेंशनलेस होना जरूरी है। तो ये टर्म डायमेंशनलेस कब होगा, कोई भी टर्म डायमेंशनलेस कब होगा ना, ये t/rc है ना, ये टर्म क्या है, t/rc को डायमेंशनलेस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो पावर में है किसी चीज के, ये डायमेंशंस का रूल है, यूनिट एंड डायमेंशन का। तो अगर t का यूनिट सेकेंड्स है तो rc का भी सेकेंड ही होना चाहिए ना, तभी तो कट के डायमेंशनलेस होगा। इसलिए उस rc को क्या नाम दिया गया है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। समझ आया? तो टाउ इज इक्वल टू rc है ना, ये तुम्हारा सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, r इंटू सी। क्लियर? ये टाइम कांस्टेंट क्या चीज है, इसका टाइम से इतना रिलेशन क्यों है, ये चीज अभी हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। बट ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है। Q नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, जो किसी भी किस पे आ सकता है, कैपेसिटर पे। टाउ क्या है, सर्किट का टाइम कांस्टेंट। T क्या है यहाँ पे, टाइम इन सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, किसके बराबर होगा, R इंटू सी। सर्किट में अगर रेजिस्टेंस 2 है और कैपेसिटेंस 3 है तो टाइम कांस्टेंट 2 इंटू 3 6 हो जाएगा बस। ठीक है, बट ये जो T है ये वेरिएबल वाला T है ना, ये बदलेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड, क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने इक्वेशन ड्राइव कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन तुम्हें जो मैंने इंटीग्रेशन किया वो पूरा जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने Q का एक इक्वेशन बनाया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन बनाया, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, वेयर टाउ इज इक्वल टू RC और Q नॉट इक्वल टू CE। ये उस सर्किट के लिए है जो अभी हमने ड्रॉ किया था ना सर्किट। अब देखो ध्यान से, क्लियर है ना, किस सर्किट के लिए, फिर भी अगर तुम्हारे माइंड में कोई शंका है, शंका का समाधान किया जाएगा। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कह रहा हूँ मैं, जिसमें एक बैटरी लगी है E की, रेजिस्टेंस लगा है R और कैपेसिटेंस लगा है C। उसका टाइम कांस्टेंट RC है, मैक्सिमम चार्ज C इंटू E है, और वो उसका चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। अब ये Q वर्सेस T ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा। ठीक है, बोलो जब टाइम 0 है, बोलो Q की वैल्यू 0 है ना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है Q बढ़ रहा है, और ये इन्फिनिटी पे जाके है ना, इन्फिनिटी पे जाके इसे मीट करेगा, तो इसीलिए तुम उस लाइन को वैसा ही छोड़ देते हो, ऐसा डॉटेड बना के। समझ आया? तो इसका मतलब ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कब टच करेगा, इन्फिनिटी पे, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद इसका चार्ज कितना हो जाएगा, CE हो जाएगा। समझ आया? और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, T इक्वल टू RC। T इक्वल टू RC का मतलब क्या हुआ, T इक्वल टू 1 RC, इसका मतलब 1 टाइम कांस्टेंट की बात हो रही है। जब एक टाइम कांस्टेंट समय बीत जाएगा, एक टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है देख लो ना, अगर R की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है, तो बोलो मान लो ये 6 सेकेंड्स हो गया एक टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में कितने टाइम कांस्टेंट होंगे, 5। एक टाइम कांस्टेंट 6 सेकेंड पे होगा, 2 टाइम कांस्टेंट 12 सेकेंड पे होगा, 3 टाइम कांस्टेंट 18 सेकेंड पे होगा, 4 टाइम कांस्टेंट 24 सेकेंड पे और 5 टाइम कांस्टेंट 30 सेकेंड। तो ऐसा मैंने एक अज्यूम किया, R की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। तो उसी तरह एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज होगा मेरे कैपेसिटर पे, वो हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर रहे हैं। 0.63 CE, ECCE लिखो, एक ही बात है। उसको कैलकुलेट करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कैसे आएगा। टाइम कांस्टेंट का क्या मीनिंग है, सबको समझ में आ गया? अब देखो एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज आ जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, वहां वैल्यू डालते हैं ना, है ना। Q का तुम्हें फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो मुझे बताओ Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस, बोलो कितना टाइम पार हो गया, 1 टाउ, 1 टाइम कांस्टेंट। तो T की जगह मैं 1 टाउ लिखूंगा ना, ये एक टाउ ही तो है ना, ये टाइम 1 टाइम कांस्टेंट है ना, 1 RC, तो 1 टाउ डिवाइडेड बाई टाउ है ना, टॉर्क का टाउ, ठीक है, इसको टाउ कहते हैं। अब क्या हुआ, ये और ये हो गया कैंसिल, तो ई का पावर -1 बचा, तो ये क्या हो गया, Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं Q नॉट इंटू ई माइनस 1 बाई ई। अब E की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7 अप्रोक्सीमेटली, है ना,
अगर तुम इस e की जगह 2.7 डालोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 0.63 क्यू नॉट, ठीक है। या फिर इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, CE, किस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, इसके लिए। इसलिए t जब 1 टाइम कांस्टेंट होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.63 CE। उसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि 2 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज होगा, तो तुम क्या करोगे, t की जगह 2 टाउ लिख दोगे। 3 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज होगा, तो t की जगह 3 टाउ लिख दोगे। समझ आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज आ जाता है। क्लियर? ऐसा नहीं कि एक में 0.63 आ गया तो 2 के बाद 0.63 इंटू 2 आ जाएगा, नहीं, लीनियर ग्राफ नहीं है ये, है ना, एक कर्व हो रहा है ग्राफ। 2 के बाद कितना आएगा तुम पता करना चाहते हो तो इस t की जगह में ना, इस इक्वेशन में t की जगह 2 टाउ डाल दोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और देखो यहाँ क्या क्या लिखा है, रेट ऑफ चार्जिंग रेड्यूसेस विथ टाइम। देखो ये ग्राफ ऐसे नीचे धीरे धीरे कर्व हो रहा है ना, कर्व हो रहा है धीरे धीरे। रेट ऑफ चार्जिंग रेड्यूसेस विथ टाइम मतलब समय के साथ ये जो चार्ज ले रहा है उसका स्पीड कम होता जा रहा है ना। जैसे देखो एक टाइम कांस्टेंट में ही 0.63 CE चार्ज आ गया और टोटल चार्ज कितना आना था, 1 CE। इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज आ गया, बोलो। एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज आ गया ना उसके ऊपर। एक ही टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज आ गया और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेगा तो 63 से थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, इस तरीके से वो बढ़ता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑलमोस्ट ऑल चार्ज कम्स इन द फर्स्ट फ्यू टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, एक्चुअल में वो जो पॉइंट तुमने लिखा है और इसके पहले वाला जो पॉइंट है, रेट ऑफ चार्जिंग रिड्यूसेस विद टाइम, ये दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से। वो क्या बोल रहा है कि पहले कुछ टाइम कांस्टेंट्स में ही मैक्सिमम सारा का सारा चार्ज आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 100% आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब पूरा तो नहीं आएगा क्योंकि 100% कब आना है, इनफाइनाइट टाइम पे। बट वो कह रहा है कि क्योंकि रेट जो चार्ज का है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, इसीलिए जो मैक्सिमम चार्ज है वो शुरू में ही आ जाता है और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा 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 आते रहता है। देखो ना, ये मैक्सिमम चार्ज देखो शुरू में ही आ गया, फिर अब ये धीरे धीरे करके चार्ज हो रहा है ना। चार्ज की वैल्यू देखो इधर बढ़ रही है तो उसका बढ़ने का रेट कम हो गया थोड़ा, है ना। ग्राफ का जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है, उसी को रेट ऑफ चार्जिंग बोलेंगे ना, dq/dt, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ऑल चार्ज कम्स इन फर्स्ट फ्यू टाइम कांस्टेंट, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, आप देखो, है ना। मान लो मैं 5 टाइम कांस्टेंट्स ले लूं, है ना, आफ्टर t इक्वल टू 5 टाउ, q इक्वल टू कितना हो जाएगा, q नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस 5 टाउ, है ना, t बाई टाउ। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, q नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस 5, या फिर इसको हम और क्या लिखेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई का पावर 5। तो अगर तुम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे ना, e का पावर 5 माइनस 1 बाई ई का पावर 5, e की वैल्यू कितनी लोगे, 2.7। तो ये तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 99.3% आ जाता है। 99.3% मतलब एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या आएगी, ये आएगी तुम्हारी 0.993 क्यू नॉट। मतलब 99.3% चार्ज पहले 5 टाइम कांस्टेंट में आ गया, फिर धीरे धीरे करके इनफाइनाइट टाइम तक जा करके वो पूरा 1 क्यू नॉट होगा, है ना। पूरा क्यू नॉट तभी होगा जिसको क्या बोलोगे तुम, CE के बराबर। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे ना। तो जो दोनों तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर दिए यहाँ से ना। रेट ऑफ चार्जिंग कम होता जाता है और जितना चार्ज आना है वो शुरू के कुछ टाइम कांस्टेंट्स में ही आ जाता है, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूलों पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारा, आफ्टर हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट्स चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स 90%। मतलब कितने टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पे मैक्सिमम का 90% चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में मुझे क्या क्या पता है, इस इक्वेशन में Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ में उसने तुम्हें Q दे दिया,
Q कितना हो जाएगा 90%, इसका मतलब 0.9 Q नॉट हो जाएगा ना Q, 90% ऑफ मैक्सिमम मतलब 0.9 Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ से Q नॉट कैंसिल हो गए, इक्वेशन तुम्हारा क्या बना ध्यान से देखो है ना, ये 1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा 0.1, और ये क्या आएगा ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, ये वैल्यू आ गई हमारी है ना, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू क्या हो गई 0.1। अब ध्यान से देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे टी की वैल्यू चाहिए, कितने टाइम कांस्टेंट के बाद है ना, वो 1 टाउ होगा 2 टाउ होगा 3 टाउ होगा, क्या होगा वो अपने को पता करना है। तो वही होता है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड लॉग ले लूँगा ln, ठीक है, मैं बोथ साइड ln ले रहा हूँ, 1 माइनस 0.9 0.1 हो गया और ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा ln 0.1 है ना, या फिर ln 0.1 इक्वल टू ये माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा है ना, क्योंकि ई और ई बेस क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे ना, तो ln ई की वैल्यू 1 हो जाएगी और सिर्फ क्या आ जाएगा तुम्हारा आगे माइनस टी बाई टाउ। अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आई तो क्या ln का मतलब क्या होता है लॉग का बेस ई, ये ln हो गया, दोनों साइड मैंने ln लिया, और e का पावर माइनस टी बाई टाउ, बोलो जो पावर में रहता है लॉग के वो आगे निकल के आता है ना, e का पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये दोनों बेस सेम है तो ये 1 हो गया ना, ये वैल्यू लॉग टू द बेस e इंटू ई, सॉरी लॉग e का बेस e ये 1। तो देखो सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी तुम्हारी, सिर्फ वैल्यू बचेगी माइनस टी बाई टाउ है ना, ये भी मैंने यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आगे जो निकल करके आएगा तुम्हारा वो क्या चीज़ आएगा सिर्फ माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो पूरा इरेज हो गया था वो, लेट अस इरेज ओनली सम पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, और इंटू 1 वो आगे निकल के आया और लॉग ई क्या हो गया 1। तो ये मेरा इक्वेशन बना। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए टी की, तो ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में क्या मैं इसे ln 1/10 लिख सकता हूँ, ln 1/10 इक्वल टू क्या माइनस टी बाई टाउ। अब ये ln 1/10 को मैं कैसे लिखूंगा, ln 1 माइनस ln 10 इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ, फिर ln 1 क्या होगा 0, तो 0 माइनस ln 10, 0 माइनस ln 10 क्या हो जाएगा माइनस ln 10 इक्वल टू कितना माइनस टी बाई टाउ, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो टी बाई टाउ की वैल्यू मिली तुम्हें ln 10, या फिर क्या लिख सकते हैं इसे बताओ, t इज इक्वल टू टाउ ln 10। तो ये तुम्हारा आंसर होगा टाउ ln 10, मतलब 90% चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, टाउ ln 10 टाइम लगेगा, ठीक है। ln 10 को तुम कैसे लिख सकते हो बताओ, ln 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो किसी भी ln को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था 2.303 log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर होगा तुम्हारा 2.303 टाउ। ये है मेरा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जय भारत।